Hello everybody, how are you? I am Pintu sir, welcomes you again in the Success Academy official channel. तो जैसा कि बच्चों पिछले लेक्चर में आपने वॉइस के बारे में बहुत सारी जानकारी हासिल कर ली है। बहुत से बच्चों ने होमवर्क भी पूरा किया, जिसने बहुत से बच्चों का कुछ क्वेश्चंस जिसको कुछ प्रॉब्लम था वो मेरे पर्सनली व्हाट्सएप नंबर पे या फिर टेलीग्राम के माध्यम से या फिर डायरेक्टली यूट्यूब से कमेंट करके बहुत से बच्चों ने कुछ क्वेश्चन को पूछा। हालांकि बहुत से बच्चे का रिप्लाई तो ये नहीं आ रहा है कि हाँ सर कौन सा क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्या प्रॉब्लम मेरे साथ है। बहुत से बच्चों ने कुछ कमेंट्स भी नहीं किया, लेकिन वैसे बच्चे जिसने होमवर्क पूरा किया, कुछ बच्चों ने कमेंट्स कर करके या फिर डायरेक्टली आंसर भेज करके ये जानने की कोशिश की कि सर कौन सा क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो सबसे पहले तो मैं उन बच्चों का धन्यवाद देता हूं, उनको थैंक्स बोलता हूं कि जिन्होंने होमवर्क पूरा किया और होमवर्क पूरा करने के बाद जो प्रॉब्लम्स आए उस प्रॉब्लम को हमसे क्लियर भी करवाया। जिसमें से कुछ स्टूडेंट है जिसके बारे में मैं जानकारी आगे दूंगा, लेकिन फिलहाल बस उन बच्चों को मैं मैनी थैंक्स बोलना चाहता हूँ जिन्होंने वॉइस के चैप्टर्स को बनाया, उसे पूरा किया और पूरा करने के बाद जो प्रॉब्लम्स आए उसको क्लियर भी किया। तो इस तरह से क्या होता है बच्चों की प्रॉब्लम को क्लियर करने से आपके साथ क्या समस्याएं आ सकती है, कौन सा क्वेश्चन आपको दिक्कत देगा, ये सारे चीज़ अभी आपको क्लियर हो जाएगा ताकि आपको एग्जाम में ज़्यादा परेशानी होने की दिक्कत ना हो। तो आई होप जैसे बच्चे जो होमवर्क पूरा नहीं कर रहे हैं उनसे भी मैं यही बोलूँगा कि वो कम से कम जो आपका ग्रामर पोर्शन में होमवर्क दिया जाता है उस होमवर्क को पूरा करें, क्योंकि यहाँ पर आपको क्लास में 2 एग्जाम्पल 3 एग्जाम्पल से आपको कुछ होने वाला नहीं है। दिस इज द ओनली बेस फॉर योर स्ट्रक्चर एंड योर नॉलेज, बट योर प्रैक्टिस मस्ट बी पावरफुल टू योर नॉलेज। आपका प्रैक्टिस ही आपको महान बनाएगा और आपका प्रैक्टिस से आपको स्ट्रक्चर को आपको बेहतर करेगा। तो आई होप कि वह बच्चे जो प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं उनसे मैं फिर से रिपीट करूंगा कि वो घर पे होमवर्क करें और होमवर्क करने के बाद जो क्वेश्चन का प्रॉब्लम होता है उससे मुझे डील करें। तो चलिए आज के इस लेक्चर में क्या होने वाला है, वॉइस का जो आपका लेक्चर 10 है उसमें क्या करने वाला है, क्या पढ़ाने वाले हैं, इस बात की जानकारी मैं दे दूं। क्योंकि पिछले क्लास में आपको रूल नंबर 18 का ए से लेके एफ तक 6 स्ट्रक्चर आपको इंपरेटिव का क्लियर मैं कर चुका हूं विथ योर लॉन्ग मेथड, शॉर्ट मेथड एंड योर एग्जाम्पल। तो चलिए आज का देखते हैं लेक्चर 10 में कि वॉइस में क्या क्या चीज़ पढ़ना है। इससे पहले कंटेंट के माध्यम से समझ लें। चलिए यहाँ देखें, सबसे पहले तो आपका आज का क्या क्या चीज़ पढ़ना है वहाँ देखें। आपका जो आज का जो पहला टॉपिक है वो आपको पढ़ाया जाएगा डबल ऑब्जेक्ट। ओके, डबल ऑब्जेक्ट। और जो दूसरा टॉपिक आपका है वो है प्रीपोजिशनल सेंटेंस। इस तरह से ये आपका हो गया प्रीपोजिशनल सेंटेंस। तो आज के लेक्चर 10 में आपको 2 काफ़ी इंपॉर्टेंट, ना सिर्फ आपके 12th बेसिस के आधार पर बल्कि आपके कंपटीशन बेसिस के आधार पर ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसी वजह से आज के लेक्चर में सिर्फ 2 टॉपिक को मैंने इसलिए पढ़ाना चाहा क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसे समझने में थोड़ी सी दिक्कत आपको होगी, क्योंकि आपका जो डबल ऑब्जेक्ट है वो थोड़ा सा आपको दिक्कत देगा। कब? जब आप कंसंट्रेशन से नहीं समझेंगे, होमवर्क पूरा नहीं करेंगे तब। तो आई होप कि आज का लेक्चर जो 10 है उसमें आपको 2 टॉपिक पढ़ना है। नंबर 1 प्रीपोजिशन ऑफ डबल ऑब्जेक्ट और नंबर 2 प्रीपोजिशन जो सेंटेंस होता है उसका। तो एक्टिव से पैसिव के लिए डबल ऑब्जेक्ट और एक्टिव से पैसिव के लिए प्रीपोजिशन का क्या महत्व है ये आप आज के क्लास में सीखने जा रहे हैं। तो चलिए बच्चों, आज के इस लेक्चर के साथ, आज के इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें ताकि शुरू से अंत तक आज के लेक्चर में क्या क्या चीज़ सिखाया जाएगा इस बात की जानकारी आपको क्लियरली मिल सके। तो चलिए यहाँ शुरू करते हैं आज का लेक्चर 10, जो कि आपका होगा रूल नंबर 19। पूरे चैप्टर का रूल नंबर 19, क्योंकि 18 तक मैं पहले क्लियर कर चुका हूँ। यहाँ देखें 19 का हेडिंग पीवी ऑफ डबल ऑब्जेक्ट, यानी अब तक आपने जितने क्वेश्चन बनाए रूल नंबर 1 से लेकर 19 तक 18 तक, उन सारे क्वेश्चंस में आपको सिर्फ और सिर्फ एक ऑब्जेक्ट मिला। लेकिन अब जो आपका रूल नंबर 19 है इसमें आपको 2 अलग अलग ऑब्जेक्ट होंगे। तो 2 अलग अलग ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, किस तरह के होते हैं और कौन से ऑब्जेक्ट के साथ हमें वर्क करना होता है,
किस ऑब्जेक्ट को पैसिव बनाना होता है, ये सारे बात की जानकारी मैं आज के इस लेक्चर में देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ से तैयार हो जाएं और कोशिश करें कि इसको अपने डायरी पे, कॉपी पे नोट कर ले, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ध्यान दें यहाँ पर। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अब तक आपने जो टेंस का सारा नियम पढ़ा, रूल नंबर 1 से लेके 12 तक आपका टेंस का नियम चला। रूल 13 जो मैंने पढ़ाया वो मॉडल वर्ब का था। तो अब जो मैं सेंटेंस पढ़ने जा रहा हूँ डबल ऑब्जेक्ट का, तो इस डबल ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस में टेंस के साथ आने वाला कोई भी सहायक क्रिया, जस्ट लाइक इजेमार, बाज बेयर, हैज हैव, बिल सेल के साथ साथ जितने भी मॉडल वर्ब्स होते हैं, जस्ट लाइक कैन, कुड, मे, माइट, ये सब, उन सभी में से किसी का एक का प्रयोग हम इस स्ट्रक्चर में कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रूल। तो आपको रूल 1 से लेकर 13 तक का सारा पैटर्न आई होप याद होगा और अच्छे तरीके से याद होगा। तो उसमें से किसी भी एक रूल्स का प्रयोग हम यहाँ पर कर सकते हैं ताकि डबल ऑब्जेक्ट का सेंटेंस बन सके। लेकिन जो मेन बेसिक होता है वो आपका होता है केवल पास्ट का इंडेफिनिट, मतलब V2 का फॉर्म। तो V2 के फॉर्म्स मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। ध्यान दें, यहाँ पर आपका एक्टिव हो गया कि पहले सब्जेक्ट, उसके बाद V2, उसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट। ध्यान दें, जो ऑब्जेक्ट पहले आया है उसे मैंने 1 से दर्शा दिया, जो कि आप अपने स्क्रीन पर क्लियरली देख रहे हैं। जो ऑब्जेक्ट बाद में आया उसे मैंने आपका ऑब्जेक्ट नंबर 2 से दर्शा दिया। ओके, तो जो ऑब्जेक्ट पहले आया उसको 1 से, जो ऑब्जेक्ट बाद में आया उसको 2 से। यानी 2 लगातार ऑब्जेक्ट का पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है, इस बात की जानकारी आज के क्लास में हमें सीखनी है। यहाँ देखें, यहाँ जो आपका दिया गया V2, वो ज़्यादातर क्वेश्चन V2 पूछता है, इसलिए मैं आपको V2 के माध्यम से समझाने जा रहा हूँ। बट आपको केवल V2 ही नहीं, इस V2 के बदले अकॉर्डिंग टू टेंस कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब एंड दियर वर्ब फॉर्म यहाँ अप्लाई हम कर सकते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को? कहने का मतलब ये हो गया कि आपको जो भी टेंस का नियम पढ़ाया गया उसमें से किसी भी सेंटेंस का पैटर्न मैं इस स्ट्रक्चर में डाल सकता हूं। बस आपका लास्ट का ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2 एक साथ आने वाला होगा। करना क्या है कि इस तरह के डबल ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस का जो पैसिव वॉइस है वो 2 अलग अलग तरीके से बनाया जाता है। एक बार ऑब्जेक्ट 1 को आगे कर देंगे तो आपका ऑब्जेक्ट 2 जो है पीछे रह जाएगा। दिस इज द फर्स्ट प्रोसेस। And according to the second process, we can change object 2 in the place of subject 2. यानी आप एक बार ऑब्जेक्ट 1 को सब्जेक्ट 1 बनाएं या फिर ऑब्जेक्ट 2 को आगे ले जाके सब्जेक्ट 2 बनाएं। ये 2 प्रोसेस आपके साथ है, लेकिन कौन सा प्रोसेस अप्लाई करना होता है सही एग्जैक्टली सही, हालांकि प्रोसेस दोनों सही है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द ग्रामेरियन वो कहते हैं कि किसी एक प्रोसेस से बनाना ज़्यादा बेहतर होता है। तो मैं आपको दोनों प्रोसेस बताऊंगा और दोनों के साथ ये बताऊंगा कि कौन सा प्रोसेस आपके लिए सूटेबल होने वाला है। चलिए पहले नियम सीखें। यहाँ पर यहाँ देखें, अब हमको सेम टू सेम वही रूल अप्लाई करना है जो हम पहले पढ़ चुके हैं, रूल नंबर 1 से लेकर 13 तक, कि अगला सब्जेक्ट पीछे ऑब्जेक्ट बनता है और पिछला ऑब्जेक्ट आगे सब्जेक्ट बनता है। यानी यहाँ पर हम क्या करेंगे कि अगला पार्ट को पीछे, पिछला पार्ट को आगे करेंगे, बशर्ते कि पिछला पार्ट को ऑब्जेक्ट होना जरूरी होता है। वही रूल अप्लाई करते हैं, पुराना नियम, क्यों कहता है ना ओल्ड इज गोल्ड, वही ओल्ड इज गोल्ड का यहाँ पर रूल्स अप्लाई करना होगा आप लोगों के लिए। यहाँ देखें, मैंने बताया कि एक बार ऑब्जेक्ट 1 को आगे कर दें तो बन जाएगा, या फिर ऑब्जेक्ट 2 को आगे कर दें तो भी मेरा आंसर बन जाएगा। तो चलिए पहले हमें करते हैं ऑब्जेक्ट 1 को आगे। ध्यान देंगे पैटर्न पे। ऑब्जेक्ट 1 को मैंने कर दिया यहाँ पर किस रूप में, आगे किया, तो जो ऑब्जेक्ट 1 था वो किस रूप में आ गया, सब्जेक्ट 1 में। दिस इज द फर्स्ट प्रोसेस। अगर हमको सेकंड प्रोसेस अप्लाई करना है तो चलिए फिलहाल जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं यहाँ पर ऑब्जेक्ट 2 को आप छोड़ दें इसको फिलहाल। ओके, मैं समझाता हूँ कुछ देर बाद। क्या किए कि ऑब्जेक्ट 1 को मैंने यहाँ क्या कर दिया आगे, सब्जेक्ट 1 के रूप में। अब देख रहे हैं क्वेश्चन में मेरा V2 है, तो मैं आपको रूल नंबर 5, टेंस का रूल नंबर 5 में पढ़ा चुका था कि V2 के लिए क्या रहता है, बाज और बेयर, विथ योर लॉन्ग मेथड एंड योर शॉर्ट मेथड। अगर आपको याद होगा तो ध्यान दें कि V2 के लिए क्या रहता है, बाज और वेयर। यहाँ मैंने क्या अप्लाई कर दिया, बाज और बेयर। हाँ, अगर इस क्वेश्चन में हैज होता तो यहाँ पर हैज बीन हैव बीन लगता, अगर हैड होता तो हैड बीन लगता, अगर EMR होता तो EMR प्लस बीइंग लगता। यानी आपको यहाँ पर V2 के अलावे टेंस का और भी नियम हो सकता है,
जिसे मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाऊंगा। चलिए फिलहाल आगे देखें। जो आपका V2 था यह किस रूप में आ गया, V3 के रूप में। अब करना क्या होता है, यहाँ देखें, यहाँ बाई मिस्टेक मैंने ऑब्जेक्ट 1 को लिख दिया, आप इसे काट देंगे, दिस इज माई टाइपिंग मिस्टेक, इसको आप यहाँ छोड़ देंगे। हाँ V3 हो गया। फिर क्या डालेंगे कि देखिए आपका जो ऑब्जेक्ट 2 था वो पीछे था, उसको वहीं पर रह दिए, अपने स्थान पर फिक्स रहने दिए, प्लस बाई डाल दिए। उसके बाद जो मेन आपका सब्जेक्ट था वो आपका मेन है क्या बन जाएगा, पीछे बन जाएगा बाई के बाद ऑब्जेक्ट। तो क्या करें यहाँ पर भी दिस इज माई टाइपिंग मिस्टेक, आप इसे छोड़ देंगे, आप केवल इतना लिखेंगे लास्ट कहाँ तक, ऑब्जेक्ट तक। जिसे मैं काट रहा हूँ उसे आप छोड़ देंगे, क्लियरली यहाँ तक आपको छोड़ देना है, कहाँ तक रखना है, बिस ऑब्जेक्ट तक। फिर समझें कि सबसे पहले मैं क्या होता है कि इस क्वेश्चन में 2 अलग अलग ऑब्जेक्ट होंगे, जो पहले आएगा वो ऑब्जेक्ट फर्स्ट होगा, जो बाद में आएगा वो ऑब्जेक्ट सेकंड होगा। तो दिस इज द फर्स्ट प्रोसेस कि वी कैन चेंज ऑब्जेक्ट 1 इनटू द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट 1। ये आपका पहला प्रोसेस हुआ। तो इसके माध्यम से समझे कि आपका जो ऑब्जेक्ट पहला है वो आगे क्या आ गया, सब्जेक्ट 1। अकॉर्डिंग टू टेंस वी कैन यूज बाज एंड वेयर। आपका जो V2 है वो किस में आ गया, V3 में। उसके बाद क्या डालना है कि देखिए क्वेश्चन में पहले से क्या था, ऑब्जेक्ट 2, वो आपका ऑब्जेक्ट 2 वहीं पर आ गया जहां पर पहले से था। यानी ऑब्जेक्ट 2 को फिलहाल आप यहाँ पर एक अदर बर्ड, जैसा क्वेश्चन आप पहले बता चुके थे कि इन द मॉर्निंग रहेगा आपका क्या जी, अदर बर्ड है। तो क्या करते हैं कि बाई के ठीक पहले लगाते हैं। उसी तरह से आप ऑब्जेक्ट 2 को ऑब्जेक्ट 2 ना समझ करके एक अदर बर्ड के रूप में भी समझ सकते हैं। ओके, तो आपका जहां पर अदर बर्ड रहता था कहाँ, बाई के ठीक पहले, सेम वही प्रोसेस मैंने यहाँ किया कि ऑब्जेक्ट 2 को अपने स्थान पर फिक्स छोड़ दिया, कहाँ पर, बाई के ठीक पहले, प्लस क्या लगा दिया मैंने, बाई। उसके बाद जो मेन आपका सब्जेक्ट था सबसे अगला पार्ट, इस सब्जेक्ट को क्या किया, मैंने ले आया पीछे कहाँ पर, ऑब्जेक्ट के रूप में। दिस इज द फर्स्ट प्रोसेस। अब समझे यहाँ पर सेकेंड प्रोसेस को। तो सेकेंड प्रोसेस समझो कि क्या देता है जो। अब क्या करें कि आप ऑब्जेक्ट 2 को बना दें क्या चीज़, सब्जेक्ट 2, किस रूप में, सब्जेक्ट के रूप में। तो क्या होगा आपका यहाँ से ये हट जाएगा, समझ रहे हैं ना। अगर हम सब्जेक्ट 1 को बनाते हैं तो यहाँ पर सब्जेक्ट 2 हटेगा, और सब्जेक्ट 2 को बनाते हैं तो सब्जेक्ट 1 से हट जाएगा। फिर क्या करना है, अकॉर्डिंग टू टेंस, फिलहाल बाज वेर है लगाएंगे, प्लस V3। अब देखिए जिसे मैंने यहाँ पर काटा था, जिसको काट दिया था कुछ पहले, उसे अप्लाई करें। ऑब्जेक्ट 2 तो आगे चल गया, तो बचा क्या जी आपका पीछे, ऑब्जेक्ट 1। तो हम चाहें तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट 1 का प्रयोग कर सकते हैं, कब, जब ये नहीं रहेगा तब। यानी एनी हाउ आपको 2 ऑब्जेक्ट में से एक को आगे ले जाना है तो दूसरे को पीछे रखना है, दूसरे को आगे ले जाना है तो पहले को पीछे रखना होगा। प्लस क्या करना है, बाई, और जो मेन शुरू का सब्जेक्ट था वो आपका क्या होगा, मेन ऑब्जेक्ट हो गया। यानी कि आपको यहाँ पर 2 चीज़ देख रहा है, ध्यान देंगे। शुरू में क्या है आपका, सब्जेक्ट 1 या 2, साथ में ऑब्लिक है मतलब या, तो आपको यहाँ पर एक रखना है, 2 में से कोई एक। अगर सब्जेक्ट 1 आगे किए हैं तो आपका ऑब्जेक्ट 2 यहाँ पर ध्यान दें पीछे रह जाएगा, और अगर आप सब्जेक्ट 2 आगे किए हैं तो आपका जो ऑब्जेक्ट 1 यहाँ पर मैंने जिसे लिखा वो क्या करना है, पीछे रखना होता है। यानी एनी हाउ एक को आगे एक को पीछे। चलिए ऐसा का दिक्कत है, आप एग्जाम्पल समझें, बेहतर समझ में आएगा। यहाँ देखें, यहाँ कह रहा आई सब्जेक्ट गेव V2 हिम ए बुक। क्वेश्चन क्या होगा कि आई गेव हिम ए बुक, मैंने उसे एक किताब दिया। तो यहाँ पर जो हिम है वो आपका ऑब्जेक्ट है, लेकिन कौन सा है जी, पहला है। और यहाँ पर जो बुक आया है ए बुक, ये भी ऑब्जेक्ट है, कौन सा ऑब्जेक्ट है, दूसरा है, क्योंकि पीछे आया है। तो चलिए हम पहला प्रोसेस बनाते हैं। अगर आपको स्ट्रक्चर समझ में नहीं आया, क्योंकि स्ट्रक्चर में यहाँ पर थोड़ा दिक्कत हो रहा है आपको समझने में कि कौन सा सब्जेक्ट आगे है कौन सा पीछे, तो चलिए एग्जाम्पल से समझें। सबसे पहले मैंने क्या किया कि हिम को आगे ले चल गया, किस रूप में, ही के रूप में। तो देखिए तो मैंने किसको आगे ले गया, ऑब्जेक्ट नंबर 1 को। तो क्या बन गया आपका सब्जेक्ट ही के रूप में। यहाँ गेव था V2 तो क्या लग गया, बाज। गेव का भीतर क्या हो गया, गिवन। अब यहाँ पर क्या किए कि मैंने ए बुक को, जो कि ऑब्जेक्ट 2 है, यानी ए बुक को सेम टू सेम मैंने यहाँ पर लिख दिया एज लाइक अदर बर्ड, जो कि आप पहले से बनाते आ रहे हैं। प्लस क्या डाल दिए, प्रीपोजिशन बाई। अगला पार्ट क्या था जी, आई। तो आई के लिए क्या हो गया आपका, मी। यानी आंसर क्या बन गया, ही वाज गिवन ए बुक बाई मी। दिस इज द फर्स्ट प्रोसेस
according to object number 1, and we also use object number 2 in the place of subject number 2. This is the second process. आगे देखें, अब यहाँ पर पिछला पार्ट जो क्या है, ए बुक है, तो एक बार हिम को ही कर दिए, ये फर्स्ट प्रोसेस हुआ। अब क्या करना है कि हिम को अपने स्थान पर फिक्स रखना है, छोड़ देना है, और जो ए बुक है उसको आई कर देना है। तो ए बुक कहाँ चला गया आपका, आगे। ओके, तो जब ए बुक चला गया आगे तो आपका हिम कहाँ रह जाएगा, पीछे। गेव के अनुसार क्या आ गया, बाज। भीतर क्या हो गया, गिवन, और जो हिम था वो पीछे रह गया ऑब्जेक्ट नंबर 1 के स्थान पे, प्लस बाई और प्लस मी। यानी अब आप फाइनली देखें दोनों जिसको बना हुआ है पी भी, ये दोनों पी भी को आप क्लियरली देखें तो आपको अंतर समझ में आ जाएगा। जिसे मैं अंडरलाइन करने जा रहा हूँ सब क्लियरली ध्यान से देखें। ओके, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि टॉपिक थोड़ा सा टफ है, उतना भी टफ नहीं कि आपको समझ में नहीं आएगा। आई विल ट्राई टू अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम बट यू ऑल्सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम। यहाँ देखें, जब पहला प्रोसेस में मैंने ही रखा आगे तो ए बुक कहाँ चला गया, पीछे। ओके, दूसरा प्रोसेस देखें कि ए बुक मैंने किया आगे तो हिम कहाँ चल गया, पीछे। बाकी देखें, बाज के लिए बाज सेम रहा, गिवन के लिए गिवन सेम रहा, और बाई के लिए बाई सेम रहा, और मी के लिए मी सेम रहा। यानी दोनों प्रोसेस में दिया गया सहायक क्रिया, भीतरी, बाई और लास्ट का मेन ऑब्जेक्ट सेम चला है। तो सिर्फ परिवर्तन किस में आया, परिवर्तन यही आया कि जब पहला में ही आगे किए तो ए बुक पीछे, दूसरा में ए बुक आगे किए तो हिम कहाँ, पीछे। बस यही आपका सीखना होता है। ओके, तो ये था आपका डबल ऑब्जेक्ट का क्वेश्चन कि कैसे किसी क्वेश्चन को डबल ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, आगे बढ़ें। यहाँ देखें ध्यान से, इस नोट के लिए मैंने आपको जो लाइन छोड़ा है उसको छोड़ दें फिलहाल। आप यहाँ देखें, क्वेश्चन सीखें इसी का क्वेश्चन कि कैसे होता है। जैसे क्वेश्चन रहा, सपोज दैट यू हैव टोल्ड मी ए स्टोरी। यहाँ क्या होगा क्वेश्चन, यू हैव टोल्ड मी ए स्टोरी। यह मी आपका पहला ऑब्जेक्ट, ए स्टोरी आपका दूसरा ऑब्जेक्ट। क्लियर? ध्यान से स्क्रीन पर देखें कि मैं क्वेश्चन को कैसे लिख रहा हूं और किसको आगे से पीछे कर रहा हूं। ओके, अब आइए पहला प्रोसेस में। यहाँ पर मैंने क्या किया कि सबसे पहले मी को कर दिया आगे, तो यहाँ क्या हो गया आपका, आई। ध्यान देंगे, ये चीज़ मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। क्वेश्चन क्या देख रहे हैं, हैव है ना, हैव, तो आई के साथ भी हैव ही लगता है। लेकिन मैं पहले पढ़ा चुका हूँ कि पैसिव वॉइस में जो हैव है वो पलटता है किस में, बिन में। तो क्या कर दिया, आई हैव बिन। ये प्रोसेस आप पढ़ चुके हैं रूल नंबर 3 के अनुसार। तो आई को आगे चल गया तो क्या हो गया, आई हैव बिन। अब देख रहे हैं, टोल्ड का V2 भी टोल्ड और टोल्ड का V3 भी टोल्ड, क्या गया, टोल्ड। अब करना क्या होता है कि जो आपका ऑब्जेक्ट 2 था वो सेम टू सेम आपको यहीं पर रखना है जहाँ पर क्वेश्चन में पहले से लास्ट में था। तो क्या आ गया, ए स्टोरी। प्रीपोजिशन क्या लगाना है जी, बाई। और जो अगला पार्ट आपका है यू, उस यू को बना दिए मेन ऑब्जेक्ट, तो यहाँ क्या चलेगा, यहाँ होगा बाई यू। यह है आपका पहला प्रोसेस। समझने क्लियरली कि मी को कर दिया आगे तो आई के रूप में। अकॉर्डिंग टू आई ऑलवेज यूज हैव प्लस बिन इन द पैसिव फॉर्म। तो क्या हो गया, आई हैव बिन टोल्ड। ओके, ए स्टोरी जहाँ पर था उसको वहीं पर मैंने सेम टू सेम छोड़ दिया, प्लस बाई, अब प्लस लास्ट में मेन का सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट कहाँ चल गया, पीछे। ये था आपका पहला प्रोसेस। अब समझे आपका दूसरा प्रोसेस कि दूसरा प्रोसेस कैसे बनेगा। तो करना क्या है कि ए स्टोरी को जो आपको आगे ले आना है। चलिए आप यहाँ पर लिखें ए स्टोरी, ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट नंबर 2। ए स्टोरी आपका सिंगुलर है तो क्या लगेगा आपका जी, हैज, और पैसिव होने के नाते हैज के साथ क्या लग जाएगा आपका, बिन। फिर क्या लग जाएगा, टोल्ड, सेम टू सेम आ गया भीतरी। अब देख रहे हैं कि जब मैंने मी को आगे किया था तो ए स्टोरी सेम रह गया था। यहाँ पर ध्यान से देखें, जहाँ पर आपका कर्सर है, पॉइंटर है पेन का। अब जब मैं ए स्टोरी को आगे कर दिया हूँ यहाँ पर किस रूप में, एक सब्जेक्ट के रूप में, तो जो मी है कहाँ रह जाएगा, पीछे रह जाएगा। तो मैंने यहाँ क्या कर दिया मी, उसके बाद प्रीपोजिशन बाई, और लास्ट में क्या कर दिया, यू। ये आपका हो गया एक्टिव से पैसिव दोनों प्रोसेस से चेंज। समझ रहे हैं? तो इस तरह से आप इसमें क्वेश्चन बनाएंगे।
जब तक क्वेश्चन नहीं बनाएंगे आपको क्लियरली नहीं होगा कि आपको कैसे कैसे करना होता है। तो क्वेश्चन क्या होगा वो मैं आपको होमवर्क के रूप में दूंगा, लेकिन फिलहाल पैटर्न को समझें। अब समझें नोट में, यहाँ पर जिन बच्चों को नोट्स चाहिए वो नोट समझ सकते हैं। ध्यान देंगे कि नोट में करना क्या होता है। तो ध्यान दें कि नोट के अकॉर्डिंग आपका जो ऑब्जेक्ट होता है वो दो तरह का ऑब्जेक्ट होते हैं। एक आपका होता है पहला नंबर जिसको हम बोलते हैं क्या, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और दूसरा क्या आपका होता है जी, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जिस तरह से आप पढ़े होंगे नरेशन में कि डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट, उसी तरह से ऑब्जेक्ट भी आपके दो प्रकार के होते हैं। तो ये आपको तब अप्लाई करना है जब क्वेश्चन डबल ऑब्जेक्ट का होगा, तब, ऐसे नहीं। जनरली आपको एक ही ऑब्जेक्ट मिलता है, लेकिन पैसिव वॉइस ऑफ डबल ऑब्जेक्ट में आपको हमेशा दो ऑब्जेक्ट रहेंगे, जिसमें से एक होगा आपका डायरेक्ट, एक होगा इनडायरेक्ट। अब डायरेक्ट क्या होता है, कैसे अप्लाई करना होता है, इनडायरेक्ट क्या होता है, कैसे लगता है, ये सीखें। ध्यान दें, आपको सिंपल तरीके से मैं बिल्कुल ही आसान तरीके से समझाता हूँ। यहाँ पर आपका रह गया और एक यहाँ रह गया, यहाँ आपका रहेगा थिंग, ओके, और यहाँ पर आपका रहेगा पर्सन, यानी व्यक्ति। यानी सिंपल भाषा में समझ लें कि वैसा कोई ऑब्जेक्ट जिससे किसी वस्तु का बोध हो, ओके, वैसा कोई ऑब्जेक्ट जिससे किसी वस्तु का बोध हो, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और वैसा कोई ऑब्जेक्ट जिससे किसी व्यक्ति का बोध हो या व्यक्ति के नाम का बोध हो, दैट इज नोन एज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। करना क्या होता है कि आप डायरेक्ट को आगे करते हैं तो भी सही बनता है, इनडायरेक्ट को आगे करते हैं तो भी सही बनता है, लेकिन आप क्या करें कि थिंग वाले सेंटेंस को, यानी कि जो डायरेक्ट दिया गया है, इसको आगे करना बेहतर होता है। तो आप इसमें टिक लगा लें। जैसे ध्यान दें कि आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें से आपको ध्यान देना होगा कि व्यक्ति है कि वस्तु। तो जान लीजिए कि सारे पैटर्न में जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो पहले आएगा और डायरेक्ट आएगा बाद में। जैसे आप यहाँ क्वेश्चन देखें, फिर से मैंने यहाँ क्वेश्चन लिखा स्क्रीन पे, यू हैव टोल्ड मी ए स्टोरी। मी क्या है जी, शो करता है पर्सन को, तो मी इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ए स्टोरी क्या आपका हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो आपका दोनों प्रोसेस सही है, लेकिन आसान तरीके से वनली वन प्रोसेस सीखने के लिए आप क्या करें, जो सबसे लास्ट का टॉपिक है, मतलब जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, आप उसे आगे कर दें, बेहतर ऑप्शन होगा। यही बात आपको किताबों में भी लिखा हुआ मिलेगा क्लियरली कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अर्थात वस्तु को शो करने वाले ऑब्जेक्ट को आगे सब्जेक्ट बनाना बेहतर माना जाता है, जबकि प्रोसेस आपका दोनों सही है, लेकिन शुरू से ऑलरेडी क्या डालने हैं आप लोग कि जिससे वस्तु का बोध हो, अर्थात डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आगे करना बेहतर होता है। जैसे यहाँ देखें क्वेश्चन में, ए स्टोरी आपका पीछे था किस रूप में, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में, उसे मैंने क्या कर दिया, इस प्रोसेस से बनाया। ये आपका बेहतर प्रोसेस है। तो इस प्रोसेस को आपका क्या कर लेंगे, VVI से नोट कर लेंगे। समझ रहे हैं क्लियरली? ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट दो तरह का, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब एक बच गया आज के टॉपिक का लास्ट नंबर 2, जिसको बोलते हैं रूल नंबर 20, जिसका हेडिंग होता है पैसिव वॉइस ऑफ प्रीपोजिशनल सेंटेंस। तो चलिए मैं पहले आपको थोड़ा सा बैक मार के आपको ये बता दूं कि आज के टॉपिक में जो लेक्चर्स थे, यहाँ था पहला लेक्चर क्या पढ़ने का, डबल ऑब्जेक्ट, जिसे मैंने क्लियर कर दिया। अब क्या बचा, प्रीपोजिशनल सेंटेंस, इसको क्लियर करना होता है। ध्यान दें कि कैसे क्लियर करना है, ये जरा समझें। हेडिंग क्या है रूल नंबर 20 का 20 का कि PV ऑफ प्रीपोजिशनल सेंटेंस। सबसे पहले आपको समझना होगा कि व्हाट इज ए प्रीपोजिशनल सेंटेंस। देन वी कैन से दैट द सेंटेंस which is used a preposition to complete their sense is known as prepositional sentence। यानी वैसा कोई वाक्य जिसमें किसी तरह का कोई प्रीपोजिशन लगा हो, कोई प्रीपोजिशन जुड़ा हो, उस वाक्य से बनने वाले सेंटेंस को, उस सेंटेंस को क्या कहते हैं, प्रीपोजिशनल सेंटेंस कहते हैं। दूसरे तरीके से हम ये कह सकते हैं सिंपल भाषा में कि जिस सेंटेंस में प्रीपोजिशन लग गया उसे क्या कहते हैं, प्रीपोजिशनल सेंटेंस कहते हैं। जैसे आपका ऑन, इन, बाई, टू, इनटू, ये सब क्या है जी, आपका प्रीपोजिशन है। तो प्रीपोजिशन से बनने वाले सेंटेंस को क्या कहते हैं, प्रीपोजिशनल सेंटेंस। तो अब के नियम में यह पढ़ना है कि कैसे प्रीपोजिशनल सेंटेंस का आपको पैसिव वॉइस बनाना पड़ता है। यह भी आपका आसान है, सीख लीजिएगा। ध्यान दें, पहले आप यहाँ पर स्ट्रक्चर में एक्टिव का, एक्टिव में क्या रहा है कि पहले सब्जेक्ट, ध्यान दें, पहले सब्जेक्ट, उसके बाद ए भी,
यानी यहाँ पर ए भी लिखें या एम भी लिखें, बात एक ही है। यानी यहाँ पर भी आपको टेंस का सारा रूल 1 से लेकर 12 तक और मॉडल वर्ब में से कोई भी स्ट्रक्चर यहाँ पर आपको फॉलो कर सकता है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। यानी ये भी मैंने यहाँ पर इसलिए लिखा तो आपको इसको एक्टिव वॉइस से समझें, इसे आप समझें एक्जुलरी वर्ब यानी सहायक क्रिया, जो कि आपका इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव में से कोई एक हो सकता है या कोई मॉडल वर्ब भी रह सकता है, जैसे कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट भी रह सकता है। अकॉर्डिंग टू सहायक एक्जुलरी वर्ब एंड मॉडल वर्ब वी ऑल्सो यूज V1 to V5 फॉर्म, मतलब V1 2 3 4 5 भी रह सकता है। यानी अब तक जो मैंने रूल नंबर 1 से लेकर 13 तक आपको पढ़ाया, उसमें 1 से 13 तक के सारे नियम्स का पैटर्न प्रीपोजिशन के साथ हम यूज कर सकते हैं, जो कि आपको क्वेश्चन में रह सकता है। कभी कभी क्वेश्चन क्या रहता है कि बिना एक्जुलरी वर्ब का आता है, जैसे आपका मान लिया प्रेजेंट इंडेफिनिट है, उसमें अप्लाई क्या होता है जी V1 या V5, उसमें आपका सहायक क्रिया होता ही नहीं है अफर्मेटिव फॉर्म में। जब हम अप्लाई करते हैं पास्ट का इंडेफिनिट अफर्मेटिव फॉर्म तो V2 लगता है, ओनली V2, वहाँ पर क्या होता है आपका सहायक क्रिया नहीं होता है। तो वह दो केस ऐसा है प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट, जहाँ पर कि आपको सहायक क्रिया होता ही नहीं है। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट को छोड़ करके किसी और टेंस की चर्चा करें, किसी और टेंस का बात करें, तो वो अपने साथ सहायक क्रिया लेता है अकॉर्डिंग टू टेंस, रूल्स ऑफ टेंस। तो उसके अनुसार हमको क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ वर्ब फॉर्म चेंज करना पड़ेगा। तो वर्ब फॉर्म आपको 1 2 3 4 5 भी हो सकते हैं। सपोज दैट यहाँ मैंने लिखा सब्जेक्ट प्लस ए भी। चलिए सब्जेक्ट प्लस यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे रहता कि आई हैव, सपोज दैट हैव रहता, तो आप कौन सा रूप यहाँ पर यूज करते जी, V3 यूज करते, जो आप टेंस में पढ़ा चुके हैं आपको। इस तरह से आपको सेट करना पड़ेगा क्वेश्चन। उसके बाद क्या रहेगा आपको प्रीपोजिशन, जो कि क्वेश्चन में पहले से दिया रहेगा, इसी को आपको यहाँ पर सीखना पड़ता है प्रीपोजिशन के बारे में। लास्ट में क्या हो गया ऑब्जेक्ट, यहाँ भी वही रूल अप्लाई करना है कि पिछला ऑब्जेक्ट आगे और अगला सब्जेक्ट पीछे। तो क्या किए कि जो पिछला ऑब्जेक्ट है ये चला गया आगे सब्जेक्ट। अकॉर्डिंग टू द न्यू सब्जेक्ट ऑफ PV बी यूज ए सुटेबल एक्जुलरी वर्ब या मॉडल वर्ब। जैसा क्वेश्चन का एक्जुलरी वर्ब रहेगा या मॉडल रहेगा, अकॉर्डिंग टू दिस active voice we also change into PV and use a suitable auxiliary verb with a modal verb। जिस तरह से क्वेश्चन का रहेगा मॉडल या एक्जुलरी, उसी के अकॉर्डिंग आपको पैसिव का मॉडल या एक्जुलरी को सेट करना होता है। बट ये देखते हुए कि द गिवन न्यू सब्जेक्ट ऑफ PV इज ए सिंगुलर सब्जेक्ट और ए प्लुरल सब्जेक्ट। आगे देखें, यहाँ मैंने ब्रैकेट में दिया है बी, बिन और बीइंग, ये 3 चीज लिखा मैंने ब्रैकेट में। तो ये तो आपको तब अप्लाई करना होता है जब क्वेश्चन में इसका जरूरत पड़ेगा तब। जैसे मान लिया क्वेश्चन रहता है सेल, तो क्या आंसर क्या करते हैं आप, सेल भी या बिल भी। अगर क्वेश्चन रहता है हैज या हैव या हैड, तो क्या करते हैं आप जी, हैड बिन या हैज बिन या हैव बिन। अगर क्वेश्चन V4 रहता तो क्या क्या अप्लाई करते, बीइंग। तो बी, बिन, बीइंग आपको तब अप्लाई करना होता है जब क्वेश्चन में आवश्यकता होगा तब। इसी कारण मैंने इसे ब्रैकेट में डाल दिया। प्लस आपको रखना है V3, और V3 के आप देखें क्वेश्चन में कि वर्ब के बाद आपका क्या लगा हुआ है प्रीपोजिशन, सेम टू सेम V3 के बाद क्या आपका आ जाएगा प्रीपोजिशन प्लस बाई, और जो मेन सब्जेक्ट था आगे उसे पीछे क्या कर दिए मेन ऑब्जेक्ट। चलिए ऐसे दिक्कत हो रहा है, आप एग्जाम्पल देखें समझ में आ जाएगा क्लियरली। देखें यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन दिया गया है कर ही लुक्स आफ्टर मी, यहाँ पर जो आपका आफ्टर है यही क्या है जी, ये प्रीपोजिशन है। इसी प्रीपोजिशन को हमको यहाँ पर सीखना होता है। तो नाम क्या बन गया प्रीपोजिशनल सेंटेंस का पैसिव वॉइस। कुछ नहीं करना है, जो पिछला पार्ट मी है आप कहाँ कर दिए आगे, किस रूप में, आई के रूप में। यहाँ देख रहे हैं V5 है क्योंकि क्या लगा है लुक्स। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग आपको होता है क्या 3 सहायक क्रिया, जो मैं पढ़ा चुका हूँ रूल नंबर 1 में, वॉइस का रूल नंबर 1। उसके क्या होता है जी इज, एम, आर। अकॉर्डिंग टू आई बी ऑल्सो यूज एम। लुक का V3 फॉर्म क्या आपका हो गया लुक्ड। लेकिन लुक एक ऐसा मीनिंग है, एक ऐसा वर्ब है जो अपने साथ आफ्टर लगाता है। हालांकि कभी कभी इनटू भी लगता है, लेकिन फिलहाल यहाँ क्वेश्चन क्या है आफ्टर। तो जैसा क्वेश्चन का रहेगा प्रीपोजिशन, सेम प्रीपोजिशन हम यूज करना है पैसिव में भी। तो क्या लग गया आफ्टर के लिए आ गया आपका आफ्टर प्लस बाई, आगे क्या था जी ही, तो ही के लिए हिम। क्लियरली समझ रहे हैं आप। चलिए मैं आपको एग्जाम्पल और समझाता हूँ। यहाँ ध्यान दें ऊपर में, अगर क्वेश्चन रह गया इस तरह से कि यू
LISTENED, लिसेंड टू मी। यहाँ देखें लिसेंड जो आपका किस ग्रुप में हो गया, V2 ग्रुप में। कुछ नहीं करना है, आप चेंज करें इसको ले आए आगे, क्या हो गया आई। लिसेंड क्या है जी, आपका प्रीपोजिशन है। चलिए मैं इसको थोड़ा चेंज करता हूँ, इस क्वेश्चन को आप ऐसे कर दें, बेहतर रहेगा, यू हैव कर दीजिए। ओके, यू हैव लिसन टू मी, क्या आ गया, टेंस का नियम आ गया। तो मी कहाँ चला गया, सब्जेक्ट ग्रुप में आई। तो आई के साथ भी हैव ही लगता है, लेकिन साथ में वो क्या अप्लाई करता है, बिन, जो कि मैं भी तुरंत आपको बताया था। एक बार फिर से देख लें पीछे आप, यहाँ देखें कि क्या दिया गया है कि बी, बिन या बीइंग। ये बिन कब लगेगा, जब आपका जरूरत होगा तब। अब देखें आगे, यहाँ क्या है, आपका हैव के साथ बिन का प्रयोग होता है, क्या लगा दिए, बिन। अब देख रहे हैं कि लिसेंड का V3 भी होता है और V2 भी होता है, तो क्या आपका हो गया लिसेंड। अब क्या देख रहे हैं, प्रीपोजिशन पहले से लगा हुआ है टू, तो टू को सेम टू सेम लिख देंगे। उसके बाद अलग से प्रीपोजिशन बाय रूल, बाय लग गया, और जो अगला पार्ट था यू, वो कहाँ चला गया, पीछे यू। तो क्या बन गया, आई हैव बीन लिसन टू बाय यू। या यहाँ बाई हटा भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा, वो भी सही ही होगा, लिसन टू यू। तो चाहें तो ये दिया गया बाई है, इसको आप हाइड भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये था आपका प्रीपोजिशनल सेंटेंस का पैसिव वॉइस। लेकिन इतना सा आपको काम नहीं चलेगा जब तक कि आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, क्योंकि तरह तरह के मीनिंग के साथ, तरह तरह के वर्ब के साथ अलग अलग प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। ओके, तो यहाँ पर मैं आपको कुछ प्रीपोजिशन देता हूँ जो कि आपको होमवर्क बनाने में काफ़ी हेल्प करेगा कि होमवर्क कैसे बनाया जाता है, किस तरह से सेंटेंस में प्रीपोजिशन को प्रयोग किया जाता है। हालांकि इसके लिए आपको प्रीपोजिशन चैप्टर की जानकारी होनी चाहिए, जो तो मैं भी पढ़ाया नहीं हूँ, वो आगे पढ़ाऊँगा, 12th में पढ़ने का है प्रीपोजिशन। लेकिन फिलहाल आपके लिए यहाँ पर स्क्रीन पे कुछ मीनिंग आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, उस मीनिंग को आप याद कर लें कि कौन से वर्ड मीनिंग के साथ कौन सा प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। ओके, यहाँ देखें आपका हेडिंग कर रहा है सम इम्पॉर्टेंट वर्ड्स विथ दियर प्रीपोजिशन। पहला हो गया नो के साथ क्या रहता है, हमेशा टू। सेटिस्फाइड के साथ हमेशा विथ। सरप्राइज में हमेशा एट। लिसन के साथ टू। रन के साथ ओवर। इंटरेस्टेड में यहाँ देखें, ध्यान दें, यहाँ थोड़ा सा गलती हो गया जी, माई मिस्टेक टू टाइपिंग। यहाँ क्या होगा, इंटरेस्ट के साथ इन लगता है, सुधार लेंगे। यहाँ देखें लुक, लुक में आफ्टर भी लगता है, इनटू भी लगता है। लाफ एट। राइट के साथ टू। ब्रेक में इनटू। प्लीज्ड में विथ, और लास्ट में दिया गया है शॉक्ड में एट। तो आपको 12th लेवल के एग्जाम के अनुसार यही कुछ 12-15 मीनिंग है जो आपको यूज करने होते हैं। हालांकि कंपटीशन बेसिस पर देखा जाए तो और भी बहुत सारे मीनिंग का प्रयोग किया जाता है, लेकिन फिलहाल आप 12th लेवल के बच्चे हैं तो 12th के अकॉर्डिंग आपको इतना से काम चल जाएगा। लेकिन आप प्रैक्टिस करें, अगर आपको दिक्कत होगा तो फिर आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो मैं आपको सॉल्यूशन करके बताऊंगा। ध्यान दें कि ये सारा प्रीपोजिशन आपको क्वेश्चन में पहले से दिया रहेगा, लेकिन वैसा कुछ क्वेश्चन जिसमें प्रीपोजिशन नहीं रहता है तो आपको अलग से जोड़ना पड़ेगा। जैसे एक एग्जांपल ले लें कि क्वेश्चन में कैसे नहीं रहता है और कैसे जोड़ना पड़ता है। ध्यान दें यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन आ गया आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूं, तो देखो क्या इस क्वेश्चन में कहीं प्रीपोजिशन है, नहीं है। तो ये जो लेवल आपका हो गया वो हो गया कंपटीशन बेस्ड लेवल। आपके 12th एग्जाम में प्रत्येक क्वेश्चन में प्रीपोजिशन पहले से लगा रहेगा एक्टिव वॉइस में ही, तो सेम वही एक्टिव के प्रीपोजिशन को पैसिव में भी आप लिखेंगे। बाकी जो प्रोसेस था कि ऑब्जेक्ट को आगे से पीछे, पीछे से आगे, वो सेम टू सेम अप्लाई कर देना है, जैसा कि आप टेंस के नियम में पढ़ चुके हैं। लेकिन यहाँ क्वेश्चन देखें, आंसर क्या होगा, आप यू को पहले आगे कर दें, तो चलिए आप कहें क्या आ गया जी, यू आ गया। अब देख रहे हैं नो आपका हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो यू के साथ क्या लग जाएगा, आर, कर दें क्लियरली। अब नो का V3 बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, नो का V3 आपका हो जाएगा नोन। आप ध्यान दें यहाँ पर क्लियरली, ओके, अटेंशन पूर्वक आप ध्यान दें कि मैंने क्या लिखा कि यहाँ क्या पढ़ा रहा है, प्रीपोजिशनल सेंटेंस। तो नो एक ऐसा प्रीपोजिशन है, नो एक ऐसा वर्ब है जो अपने साथ हमेशा टू का प्रयोग करता है। एनी हाउ, क्या क्वेश्चन यहाँ पर है, नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पर टू की आवश्यकता नहीं थी। बट पैसिव वॉइस में यहाँ पर टू का प्रयोग होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या लिखा मीनिंग आपको देखें ध्यान से, पहला मीनिंग है, ध्यान दें कि क्या लिखा जी कि नो के साथ क्या लगता है हमेशा टू।
तो यहाँ पर जो नो का रूप हो गया नून, तो क्या करेंगे कि इस नून में भी हम टू का प्रयोग यहाँ पर करेंगे। तो करना क्या होगा कि यहाँ पर आपको टू जो है आपको लगाना होगा। तो आंसर क्या आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा नून के साथ टू। ओके, अब जब अलग से लगाते हैं प्रीपोजिशन टू, अलग से लगा तो यहाँ बाई नहीं लिखें तो बेहतर होगा। तो डायरेक्टली क्या कर देंगे, डायरेक्टली कर देंगे आई के लिए मी, यानी अगला पार्ट जो आई था कहाँ चला गया, मी, यानी क्या आंसर बन गया यू आर नोन टू मी। अब समझो फाइनली यहाँ पर वैसा कोई क्वेश्चन प्रीपोजिशन सेंटेंस वाला, वैसा कोई क्वेश्चन जिसमें पहले से प्रीपोजिशन लगा हो, तो उसमें आप प्रीपोजिशन जो पहले से था क्वेश्चन में वो सेम टू सेम लिखेंगे, उसके बाद बाई का प्रयोग कर देंगे। लेकिन वैसा कोई क्वेश्चन जिसमें प्रीपोजिशन एक्टिव में नहीं दिया गया है और वो अपने साथ हमेशा प्रीपोजिशन लगाता है, तो आपको बाई का प्रयोग करना उचित नहीं होगा। जैसा मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया आई नो यू, तो आई नो यू में प्रीपोजिशन नहीं दिया गया, वो हाइड करके रखा गया है, छिपा के रखा गया है। जब आंसर बनेगा तो क्या बनेगा कि यू आर नोन टू, वहाँ पर टू आपको शो करना होगा, लिखना पड़ेगा। जब टू लिखेंगे तो बाई का प्रयोग वहाँ पर जरूरत नहीं है, तो क्या हो गया यू आर नोन टू मी। तो बच्चों ये था आज का आपका टॉपिक कि किस तरह से हम उसको सेंटेंस को चेंज करते हैं एक्टिव से पैसिव। लेकिन ध्यान देने की बात यहाँ पर ये है कि कैसे आप किसी क्वेश्चन को एक्टिव से पैसिव चेंज करेंगे, ये आपके लिए होमवर्क डिपेंड करता है। चलिए यहाँ पर साइड में आप होमवर्क नोट कर ले, मैं होमवर्क लिख देता हूँ इस बॉक्स में। जिन बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो अपना होमवर्क बनाएंगे। सबसे पहले आप नोट करें पेज नंबर आपका हो जाएगा कितना 260, ओके 260, ठीक ना 260। एक्सरसाइज आपका हो जाएगा यहाँ पर 64, जिसका आपको क्वेश्चन बनाना है 12 से लेके कम से कम 30 तक। ये जो क्वेश्चन आपका हो गया वो हो गया आपका कौन सा, डबल ऑब्जेक्ट का। आगे होमवर्क देखें, अगला जो आपका होमवर्क है ये रहेगा आपका पेज नंबर 262। एक्सरसाइज आपका हो जाएगा 65। इसका जो क्वेश्चन रहेगा आपका 1 से लेके 51 तक, ठीक है ना, 1 से 51 तक। ये आपका हो गया आज का होमवर्क। फिर से समझ लें, जिन बच्चों को डबल ऑब्जेक्ट का क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है वो पेज नंबर 260 260 का एक्सरसाइज 64, ठीक है, एक्सरसाइज 64 का क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर 30 तक डबल ऑब्जेक्ट। और जिन बच्चों को प्रीपोजिशनल सेंटेंस बनाना है वो नोट कर लें पेज नंबर 262 262 का एक्सरसाइज 65 क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 51 तक। तो ये था बच्चों आज के लेक्चर के अनुसार आपका होमवर्क। आप होमवर्क पूरा करें। जो प्रॉब्लम्स होता है वो मेरे टेलीग्राम या मेरे व्हाट्सएप या यूट्यूब पर आपको दिया गया कमेंट बॉक्स है, वहाँ से भी आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, ये था आज का आपका वॉइस का लेक्चर 10। अब आपका वॉइस का जो चैप्टर है वो धीरे धीरे समाप्ति की ओर आ रहा है। इसमें अगला जो लेक्चर 11 होगा उसमें कुछ खास टॉपिक पढ़ना है, जो मैं आपको जानकारी दे दूं कि अगले चैप्टर में, अगले चैप्टर नहीं, अगले जो लेक्चर आपका है उसमें आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस या WH क्वेश्चन या उसी के साथ ऐसा बनता है हु, WHO हु, ये कुछ पैटर्न बाकी रह गए हैं जिसे आपको पढ़ाना बाकी है। तो चलिए बच्चे, इस तरह से आप मेरे वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और सब्सक्राइब करते रहें मेरे वीडियो को, ताकि मेरा हौसला भी बरकरार रहे और आपका भी पढ़ाई बरकरार रहे। तो आज का वीडियो, आज का लेक्चर, आज का क्लास बस इतना ही। अगले लेक्चर में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए दैट्स ऑफ ऑल, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।